हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमएनएस क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे से अपनी गेट की तैयारी कर रहे होंगे। हमने हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के लास्ट टॉपिक में देखा था बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन का पार्ट 1 और उस वीडियो में हमने कवर किया था बॉइलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से बॉइलिंग किसी भी सरफेस पर होती है और उससे जुड़े हुए जो कुछ टॉपिक्स थे जैसे पूल बॉइलिंग कर्व, उसके एक एक कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। एंड ऑफ द वीडियो में हमने गेट के प्रीवियस ईयर के आए हुए कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था कि किन कॉन्सेप्ट से हम उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ पूरे हीट ट्रांसफर की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हीट ट्रांसफर के हैंड रिटन नोट्स को कलेक्ट नहीं किया है, जो भी मैंने आपको वीडियोस में बनाकर बताए हैं उन सभी वीडियोस के रिस्पेक्टिव हैंड रिटन नोट्स आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ज्वाइन होकर कलेक्ट कर सकते हैं और उस ग्रुप के ज्वाइनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये वीडियो आज की बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन की पार्ट 2 की वीडियो कन्वेक्शन की लास्ट टॉपिक है। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में हम कंडेंसेशन के पॉइंट को कवर करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज कंडेंसेशन। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में सबसे पहले समझाया था व्हाट इज बॉइलिंग, ऐसे ही टॉपिक है कंडेंसेशन का। तो कंडेंसेशन को आप ऐसे समझिए कि जब लिक्विड वेपर में बनता था तब हम उसको बॉइलिंग बोलते थे। अपोजिट केस, जब वेपर टू लिक्विड फॉर्मेशन होगा तब उस प्रोसेस को बोला जाएगा कंडेंसेशन। ठीक है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं बॉइलिंग से और इवोपरेशन से। ये रिवर्स फिनोमिना होता है बॉइलिंग एंड इवोपरेशन का। तो जब किसी भी कंपोनेंट के वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, मींस कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, तब उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। यहां मैंने एक आपको डायग्राम के थ्रू बनाकर बताया है। इस ग्लास के वॉल पर वाटर कंडेंस हुआ है। ओके, अब आप सपोज कीजिए इसके अंदर कोई वाटर फिल है और उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कम है। ठीक है, तब होगा क्या कि एयर में प्रेजेंट वाटर का मॉइस्चर कंटेंट, वो उसका टेम्परेचर जो इस ग्लास वॉल के नियर प्रेजेंट होगी एयर। ओके, इस नियर लेयर का टेम्परेचर एयर के टेम्परेचर से कम हो जाएगा और वाटर के सैचुरेशन टेम्परेचर से जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट का टेम्परेचर कम होने लगेगा, वाटर का कंटेंट इस ग्लास वॉल पर इकट्ठा होने लगेगा ऑन द ड्रॉपलेट फॉर्म। ओके, तो ये ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे और एक पूरी लेयर बन जाएगी। यहां पर आप देख रहे हैं पूरी लेयर है, इसको हम फिल्म बोल सकते हैं ऐसा, और ये ड्रॉपलेट्स है। ओके, दोनों ही फॉर्म में ये प्रेजेंट है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब किसी भी फेज चेंज की बात आती है, आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब फेज चेंज होगा तब वहां पर टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो अगर कोई लिक्विड वेपर कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सेम केस में अगर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो भी वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो फेज कांस्टेंट रहेगा। कंडेंसेशन प्रोसेस इज अ फेज चेंज प्रोसेस, vapor to liquid and opposite to evaporation or boiling process. Condensation occurs when the temperature of the vapor is reduced below its saturation temperature. जैसा मैंने आपको समझाया कि मॉइस्चर कंटेंट का टेम्परेचर उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा, उस केस में वेपर कंडेंस हो जाएंगे। ओके,
Now last point, in condensation process only phase will change and temperature will remain constant. ओके, अब आपके सिलेबस में जो कंडेंसेशन है वो कितने टाइप का दिया हुआ है, दैट इज फिल्म वाइज कंडेंसेशन एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। अब हम इन दोनों कंडेंसेशन को डिटेल्ड में समझ लेते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज फिल्म वाइज कंडेंसेशन और व्हाट इज ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्म वाइज कंडेंसेशन की। आपको यहां से समझ में आ रहा होगा इसके वर्ड से ही, फिल्म वाइज, ओके, कि यहां पर आपके पास एक वर्टिकल प्लेट है और इस वर्टिकल प्लेट के राइट हैंड साइड कोई एयर प्रेजेंट है या कोई भी फ्लूइड, आप किसी भी एलिमेंट के वेपर्स मान लीजिए। अब वो ड्यू टू ग्रेविटी टॉप टू डाउन फ्लो करेगी। तब उस केस में होगा क्या कि जो कंडेंस होगा इस इस सॉलिड सरफेस पर, वो कुछ इस तरीके से फिल्म जनरेट हो जाएगी और इस फिल्म की थिकनेस बढ़ेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन के फ्लो में। तो आपको क्या करना है, ये आपको इमेजिन करना है। तो आप यहां देख सकते हैं कि फिल्म वाइज कंडेंसेशन कैसे हुआ। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, मींस आपके पास सॉलिड प्लेट तो ये भी है, आप इसमें ऐसे ही क्यों नहीं ले सकते, ये क्यों नहीं हुआ। तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ग्रेविटी का जो फोर्स होता है, ग्रेविटी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो टॉप टू डाउन होता है, ये तो आपको पता है। तो जब भी एयर में कोई मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं घर पर भी एक्सपेरिमेंट के तरीके से, कि आप किसी भी ग्लास को लीजिए, कोल्ड फ्लूइड फिल कर दीजिए, तो उस कोल्ड फ्लूइड की वजह से जो एयर का मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा वो उस पर आके कंडेंस हो जाता है ग्लास पर। ग्लास पर कंडेंस होने के बाद वो कहां की तरह मूव करेगा, टॉप टू डाउन डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी। बस उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लेके बताया है। अभी मैंने आपको जिस डायग्राम से बताया उसी डायग्राम को यहां पर थोड़ा और अच्छे तरीके से बताया। ये सेंजल बुक से डायग्राम लिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं बैक साइड वाली वॉल एक सॉलिड वॉल है, ओके, ये वाली वॉल जिसको मैं रेड कलर से बता रहा हूं। और ये जो इंक्रीमेंट हुआ है यहां से यहां तक का, ये हुआ है ड्यू टू लिक्विड। ये जो लेयर है ना, आपको लेयर दिख रही है, ये लिक्विड लेयर है, तो इसको बोलते हैं लिक्विड फिल्म, जो डिपॉजिट हुई है ऑन अ सॉलिड सरफेस, ठीक है। तो फिल्म कंडेंसेशन के बारे में क्या बनेंगे, द कंडेंसेट वेट्स द सरफेस and form a liquid film on the surface that slide down under the influence of gravity। आपको ये बात समझ आ गई होगी, मैंने आपको बताया। अब इस केस में जो लिक्विड फिल्म होती है वो सॉलिड सरफेस को गीला कर देती है, मतलब कवर करती हुई जाती है। दूसरा पॉइंट, द सरफेस इज ब्लैंकेटेड बाय अ लिक्विड फिल्म ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस। मैंने आपको बताया था कि जब टॉप टू डाउन जाएगी तो बढ़ती हुई जाती है, तो उस बढ़ने की वजह से थिकनेस इंक्रीज होगी, ये हीट ट्रांसफर में एज अ बैरियर काम करेगी, क्योंकि जहां जहां वो लिक्विड इकट्ठा हो गया है अब उस सरफेस से हीट ट्रांसफर बहुत मुश्किल होगा, ट्रांसफर दूसरे फेज में होना। तो जो लिक्विड की थिकनेस बनी है वो एज अ बैरियर काम करेगी। द लिक्विड फिल्म थिकनेस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू डाउन बाय वर्टिकल प्लेट एंड द थिकनेस बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड वेपर सर्व एज अ रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफर। ये आपको याद रखना है इस वाले पॉइंट को। वो उसमें कैरियर का तरह काम नहीं करेगी, वो बैरियर की तरह काम करेगी, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। हीट ट्रांसफर रेट इज लेस एज कंपेयर टू ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। अभी आपने ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट में।
तो आप समझेंगे कि हीट ट्रांसफर फिल्म में कम होता है एज कंपेयर टू ड्रॉप। ठीक है, तो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में जैसे आपने फिल्म में समझा कि टॉप टू डाउन एक फिल्म बन गई। ओके, अब यहां पर क्या होगा, आपके पास एक सॉलिड सरफेस है जिसका टेम्परेचर आप मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस है और एयर प्रेजेंट है आपके पास चारों तरफ, उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और ये सॉलिड सरफेस है। तो होगा क्या कि जो एयर के अंदर मॉइस्चर था, अब ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में इस सरफेस पे ड्रॉप्स इकट्ठे हो जाएंगे, ना कि पूरी लेयर होगी। ठीक है, और ये ड्रॉप्स क्या होंगे, ड्यू टू ग्रेविटी स्लाइड डाउन कर जाएंगे और अपना स्पेस खाली छोड़ देंगे। मतलब एक ड्रॉप फॉर्म होने के बाद वो स्लाइड हो जाएगी और स्लाइड होने के बाद वो स्पेस खाली हो जाएगा, तो एक फ्रेश एयर का मॉलिक्यूल वहां जाकर फिर से कंडेंस हो सकता है। तो आप इस प्रोसेस को समझ रहे हैं, आपको एकदम फील आ रहा है कि देखिए जब एक सरफेस पर एक कंडेंस हुआ मॉलिक्यूल और वो स्लाइड डाउन हो गया, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो हो क्या रहा है, ये रुक नहीं रहा ना वहां पर। जबकि फिल्म में क्या हो रहा था, फिल्म में एक पर्टिकुलर लेयर फॉर्म हो गई थी, उस लेयर की वजह से फ्रेश एलिमेंट्स को आने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस केस में हीट ट्रांसफर कम होगा। और दूसरा पॉइंट, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में जो सॉलिड सरफेस होगा वो वेट नहीं होगा, वो गीला नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वो रुकेगा ही नहीं ड्रॉप, वो स्लाइड डाउन हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर जो रेट होती है ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में वो बहुत ज्यादा होती है। तो जब इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस की बात की जाती है तब वहां डिजायर वैल्यू तो यही होती है कि हमें ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन मिल जाए, लेकिन ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन को अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि आप यहाँ इमेजिन कीजिए थोड़ा सा और, अगर मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा और डाउन कर दूं और ये ड्रॉप बहुत पास पास हो जाए, ओके, तो होगा क्या कि ये सारे ड्रॉप एक साथ मिलकर फिर से एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेंगे। आप समझ रहे हैं इस चीज को, मतलब कि ये इतने पास हो जाए कि आप इनको दूर मतलब माइक्रोस्कोप से देख भी ना सकें, तो ये सारे ड्रॉप्स मिलके एक लेयर बन जाएंगे और लेयर बनने के बाद ही ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा। तो बस आप जिसको चाह रहे थे वो हो नहीं पाएगा और रेजिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाएगी। तो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन अचीव करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मैंने आपको जिस डायग्राम से बताया, आप इस डायग्राम से उसको देखिए कि यहाँ पर एयर का टेम्परेचर मान लीजिए 80 था और सॉलिड का मान लीजिए 20 था। तब उस केस में 80 to 20 आकर ये यहाँ पर ड्रॉपलेट आके इकट्ठा होने लग जाएंगे। थर्मल रेजिस्टेंस इज लोअर देन दैट ऑफ द फिल्म वाइज कंडेंसेशन। मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में थर्मल रेजिस्टेंस कम होता है, तो होगा क्या कि हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, मोर देन 10 टाइम्स ऑफ फिल्म कंडेंसेशन एंड डिफिकल्ट टू अचीव इन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस। और ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म ऑन स्मूथ एंड डर्ट फ्री सरफेस। ये वाला पॉइंट बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि आप ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन को किस सरफेस पर प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं। तो वहां थोड़ी रफनेस होनी चाहिए, वो स्मूथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं अगले टॉपिक में जिसमें हम समझेंगे हीट ट्रांसफर कोरिलेशन विद फिल्म कंडेंसेशन। ओके, क्योंकि ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन हमारे एकेडमिक और गेट सिलेबस में बस इतना ही है कि आप इसको समझ लीजिए होता क्या है। बाकी आपको फिल्म कंडेंसेशन में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और फिल्म थिकनेस का कोरिलेशन कैसा है बस आपको ये समझना है। ओके, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कोरिलेशन ऑफ
हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड थिकनेस ऑफ लिक्विड फिल्म। ओके, तो हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लिक्विड फिल्म की जो थिकनेस है विच इज डिनोट एज अ डेल्टा एंड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जिसको हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कन्वेक्शन के पॉइंट पूरे सिलेबस में, उसका रिलेशन फिल्म वाइज कंडेंसेशन में कैसा होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली गेट में पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक न्यूमेरिकल टाइप आंसर में। आपको दो रिलेशनशिप दे देंगे और आपको एक रिलेशनशिप की वैल्यू निकालनी होगी। तो उसको समझने से सबसे पहले मैंने आपको यहां पर एक लिक्विड फिल्म बनाकर दोबारा से बताई है फिल्म वाइज कंडेंसेशन जैसी। वर्टिकल सॉलिड प्लेट पर देखिए आप, यहां पर मैंने एक्स डायरेक्शन को टॉप टू डाउन डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर किया है और y को मैंने प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया है। ठीक है, तो जो हमारी डेल्टा होगी मतलब थिकनेस ऑफ लिक्विड, ये y डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करेगी और x क्या है, लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर थिकनेस, कि हमारी जो थिकनेस की वैल्यू है वो टॉप पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैंने दो प्रोफाइल बनाकर बताई हैं, एक प्रोफाइल है वेलोसिटी की और एक प्रोफाइल है टेम्परेचर की। तो वेलोसिटी की प्रोफाइल 0 होगी ऑन अ सॉलिड प्लेट, क्योंकि नो स्लिप कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी सॉलिड प्लेट की होगी वही वेलोसिटी वेपर्स के पॉइंट की होगी कंडेंस होने के बाद। और सरफेस का टेम्परेचर है टी सैचुरेशन वेपर का, और जो सॉलिड प्लेट का टेम्परेचर है दैट इज Ts। यहां पर टेम्परेचर की प्रोफाइल मैंने लीनियर क्यों बताई है, आप इसका जवाब जानते हैं, मैंने आपको फिल्म वाइज कंडेंसेशन पढ़ाते समय बताया अभी अभी। फिल्म वाइज कंडेंसेशन को जब कंसीडर किया जाता है तो वो प्योरली कंडक्शन जैसा होता है। तो मैं आपको बताता हूं, हमने यहाँ पर कुछ अजम्पशन लिए हैं, उन अजम्पशंस के थ्रू ही हम इस प्रोफाइल को बनाकर आपको समझा सकते हैं। वो अजम्पशंस क्या है, आप एक बार ये भी देख लीजिए। Ts एंड T सैचुरेशन आर कांस्टेंट, मैंने आपको बताया जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हीट ट्रांसफर अक्रॉस द लिक्विड फिल्म इज प्योरली बाय कंडक्शन प्रोसेस, आप इस पॉइंट को याद रखिए। द वेलोसिटी ऑफ द वेपर इज लो और इक्वल टू 0, यहां जो वेपर्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में सॉलिड प्लेट के बाद, उसकी वेलोसिटी या तो हमने कंसीडर नहीं करी है, एज अ 0 मान के चले हैं, या बहुत कम है। द फ्लो ऑफ लिक्विड ओवर वर्टिकल प्लेट इज लेमिनार, मतलब कि ये जो प्लेट के ऊपर लिक्विड फ्लो करना शुरू करेगा, जब कंडेंस हो जाएगा तो वहां हम उस फ्लो को लेमिनार फ्लो कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहां एक पॉइंट है वो भी आपको कंसीडर करके चलना है, और उस पॉइंट का नाम मैं आपको बताता हूं, आप उसको याद रखिएगा। जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है विच इज मच ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वेपर्स। तो चलिए सबसे पहले रिलेशन को हम देखते हैं, द लिक्विड फिल्म थिकनेस एट एनी लोकेशन ऑफ x क्या होती है। तो सबसे पहले जो रिलेशनशिप निकल कर आया है डेल्टा x का एट एनी लोकेशन x, वो है इस तरीके से 4 म्यू एल के एल एक्स टी सैचुरेशन माइनस टी एस डिवाइड जी लैम्डा रो स्क्वायर एल। यहां पर आपको एल सफिक्स में मिले उसका मतलब है लिक्विड फेज, आपको V मिले तो उसको समझना है वेपर फेज। ठीक है, और यहां इस पूरे ब्रैकेट की पावर है 1/4, तो आपको इतने बड़े फॉर्मूले से घबराना नहीं है। ठीक है,
आपको क्या याद रखना है कि ये जो डेल्टा एक्स है वो किस तरीके से टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, और जो इसकी थिकनेस है वो उसके किस तरीके से प्रोपोर्शनल है। तो देखो कितना सिंपल निकल कर आएगा, डेल्टा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी saturation माइनस टी एस टू दी पावर 1/4। बस आपको इतना सा याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली यही पूछा जाएगा, या वो आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि डेल्टा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर 1/4। वो आपसे बाकी के किसी टर्म का रिलेशनशिप नहीं पूछेगा, बस आपको ये दो रिलेशनशिप याद रखने हैं डेल्टा एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब हम समझते हैं हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट किस तरीके से डिपेंडेंट होगा बाकी टर्म्स पर। तो एच एक्स इक्वल टू जी रो स्क्वायर लैम्डा के क्यूब एल अपॉन 4 म्यू एल टी सैचुरेशन माइनस टी एस एक्स टू द पावर होल 1/4। तो सिमिलरली आपको जैसे मैंने डेल्टा में बताया उसी तरीके से आपको दो रिलेशनशिप हमेशा याद रखने हैं, और ये गेट 2016 में आपको अगर लगे कि आपको कहाँ मिलेगा, तो गेट 2016 में आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से पूछा गया है इस रिलेशनशिप पे क्वेश्चन। मैं आपको अगली वीडियो में कंडेंसेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन अभी तक गेट में पूछे गए हैं उनकी वीडियोस के थ्रू मैं आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराने की टेक्निक बताऊंगा। ओके, तो क्या रखना है आपको याद, एच एक्स इक्वल टू एच एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा टी टू द पावर 1/4, या फिर टी सैचुरेशन माइनस टी एस टू द पावर 1/4। और जो दूसरा रिलेशनशिप है वो है एच एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/4। आपको ये दो रिलेशनशिप याद रखने हैं। और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं एवरेज हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट। अभी हमने ये देखा लोकल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, और अब हम समझने वाले हैं एवरेज हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट पूरी लेंथ पर किस तरीके से वेरी करता है। देखिए अभी हमने पढ़ा था लोकल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, अब देखिए एवरेज हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट किस तरीके से डिपेंडेंट है। तो आपको इस रिलेशनशिप को याद रखना है। देखिए आपको सिर्फ रिलेशनशिप में क्या पॉसिबिलिटीज है आपको ये याद रख के चलना है, वही गेट में मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां आप देखिए एच एवरेज इज इक्वल टू 4/3 एच एक्स इक्वल टू एल। मतलब जब आप पूरे हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे एट एक्स इक्वल टू एल पर, तब जो एवरेज वैल्यू होगी वो उसके किस तरीके से होगी 4/3 टाइम्स। ठीक है, और अगर आपको लोकल डिस्टेंस और पूरी लेंथ का रिलेशनशिप चाहिए तो वो इस रिलेशनशिप के थ्रू भी आ जाएगा कि एच एवरेज डिवाइड बाय एच एक्स इक्वल टू एल 0.943 ब्रैकेट में 4x/l टू द पावर 1/4। ठीक है, आप यार डरिएगा नहीं, आपको सिर्फ अगर ये भी याद है ना तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस अब एक 2 लाइन का टॉपिक बचा है हॉरिजॉन्टल प्लेट, वो भी सिमिलर है वर्टिकल प्लेट के, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, मुझे आपको वही बताना है। और इस कन्वेक्शन के पूरे सिलेबस को आप बड़ी आसानी से कवर कर चुके हैं। मैंने आपको वर्टिकल प्लेट के बारे में पूरा बता दिया। अभी अगर आपके सवाल में हॉरिजॉन्टल ट्यूब या स्पेयर के केस में हॉरिजॉन्टल केस आ जाए तो आपको वहां सिर्फ एक चेंज करना है, और वो है x को रिप्लेस कर दीजिए d से, एंड d इज डायामीटर ऑफ ट्यूब और स्पेयर। ठीक है, डायामीटर ऑफ ट्यूब और स्पेयर।
आपको बस ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल के केस में एक्स को रिप्लेस कर देंगे डायामीटर से और टेम्परेचर का रिलेशनशिप सेम रहेगा। यानी आपसे सवाल में अगर हॉरिजॉन्टल पूछे तो भी ठीक है, अगर आपसे वर्टिकल पूछे तो भी ठीक है, आपको बस रिलेशनशिप एक ही बार याद रखना है। एक रिलेशनशिप है आखिरी का, अगर आप वो देखना चाहें तो मैं आपको बताता हूं कि H जो वर्टिकल होता है कंडेंसेशन के केस में और H जो हॉरिजॉन्टल होता है, आपने अभी अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो H वर्टिकल डिवाइड बाय H हॉरिजॉन्टल 1.29 d बाई L टू द पावर 1/4। मुझे लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप को भी आना चाहिए। इन केस आपको वर्टिकल की वैल्यू दे दी जाए और हॉरिजॉन्टल की पूछी जाए और आपको डायामीटर दिया जाए और लेंथ भी दे दी जाए, या फिर आपको बोल सकते हैं एज अ सेम लेंथ एंड सेम डायामीटर, तो वहां पे डायामीटर इक्वल टू लेंथ हो जाएगी। तब उस केस में आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये भी एक रिलेशनशिप था, तो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता देना चाहिए। तो इस तरीके से आपने कन्वेक्शन के पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स या हमारी मेल आईडी पर अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उन डाउट्स की जो भी परेशानी होगी मैं आपको शेयर करूंगा। और आप हैंड रिटन नोट्स भी कलेक्ट करना मत भूलिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमको कितना मोटिवेशन मिलता है ये आप नहीं जानते। So guys, please share these videos with others, your junior, senior and batchmates, and please do subscribe the channel and hit the bell icon button. आप अपने दोस्तों से बोलिए इस चैनल पे आके वो अपनी गेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, और उनके किसी भी डाउट को हो अगर, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, हीट एक्सचेंजर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए आप गेट की तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।